नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला मोर्चा, बोले 3 दिसंबर से पहले भी हो सकती है वार्ता। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली में निरंकारी मैदान में बैठने की इजाजत मिल गई है। हालांकि किसानों का एक गुट इस बात पर अड़ गया है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आकर बात करे। किसानों के इस प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमित शाह ने कहा है कि मैं प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने उन्हें 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। किसानों की हर समस्या और मांग पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि यदि किसान संघ 3 दिसंबर से पहले चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही आप अपना विरोध निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित करेंगे, हमारी सरकार अगले दिन आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत का आयोजन करेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर चल रही किसानों की मीटिंग खत्म हो गई है। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन यहीं करेंगे। रोजाना सुबह 11 बजे हम मुलाकात करेंगे और अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। धर्म परिवर्तन के ऑर्डिनेंस को राज्यपाल की मंजूरी, दोषी पाए जाने पर 10 साल की होगी सजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लव जिहाद अपराध की श्रेणी में आ गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा दी जा सकती है। इससे पहले यूपी सरकार ने 24 नवंबर को धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पास किया था। 20 नवंबर को राज्य की गृह मंत्रालय ने न्याय और विधि विभाग को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा था। इसके मुताबिक ऐसे मामलों में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी इस मसले पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। छोटे कर्जदारों के लिए बड़ा झटका, केंद्र ने लोन मोरेटोरियम फिर बढ़ाने का किया विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम स्कीम को बार बार बढ़ाए जाने का विरोध किया है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि कोविड-19 के कारण देश की आर्थिक हालत पहले ही दुरुस्त नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच के समक्ष मेहता ने कहा है कि छोटे कर्जदारों को मोरेटोरियम स्कीम का लाभ दिया जा चुका है, इससे आगे भी बढ़ाया गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मुद्दे पर दी जाने वाली कोई भी राहत अब अलग अलग सेक्टर्स के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। केंद्र ने कहा है कि आम लोगों को ब्याज पर ब्याज से भी राहत दे दी गई है, अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब अलग सेक्टर में अनुच्छेद 32 के तहत मोरेटोरियम सुविधा देना परेशानी का कारण बनेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर डीडीसी इलेक्शन, पहले चरण में 52% वोटिंग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में शनिवार को लगभग 52% मतदान हुआ है। 8 चरणों वाले डीडीसी चुनाव के पहले चरण में शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ। हालांकि कुलगाम में पत्थर फेंकने की एक मामूली घटना सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने संवाददाताओं से कहा है कि 7,842 पंजीकृत मतदाताओं में से 51.76% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और अपराह्न 2 बजे तक लोगों ने वोट डाला। जम्मू के रियासी में सर्वाधिक 74.62% लोगों ने मतदान किया। आतंकवाद से प्रभावित पुलवामा जिले में सबसे कम 6.7% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस की गठबंधन सरकार महाविकास आघाड़ी पर तीखा हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के हर एक स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है, लेकिन उनको महाराष्ट्र द्रोही कहने वाले अब कोर्ट को भी महाराष्ट्र द्रोही ना कह दें। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राज्य सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है।
कंगना रनौत के मामले में भी बीएमसी और राज्य सरकार को कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना रनौत के मामले में बीएमसी ने सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया और संजय राउत का व्यवहार किसी सांसद को शोभा नहीं देता है। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा है कि कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को तवज्जो दी है। क्या इस पूरे मामले में सरकार या गृह मंत्री माफी मांगेंगे? इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर कई राज्यों के किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। किसानों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दोनों बॉर्डर पर जमकर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार किसानों के मुद्दे सुलझाने में नाकाम रही है। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों का भी प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली चलो आंदोलन जारी है। सिंधु और टिकरी में दोनों ओर से यातायात शनिवार को दूसरे दिन भी बाधित रहा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 24 घंटे में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से आए 69% से ज्यादा पॉजिटिव केस। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच सुधर रही स्थिति में लगातार 21वें दिन भारत में 50,000 से कम कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में सामने आए कोविड-19 के 41,322 नए मामलों में से 69% से अधिक मामले 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले। इनमें सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली और केरल का स्थान आता है। यह जानकारी शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के लिए 11,57,605 सैंपलों की जांच की गई, जिससे भारत में अब तक की गई कुल जांच की संख्या 13.82 करोड़ हो चुकी है, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अपने पद से हटेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यूरोप की आखिरी तानाशाही होगी खत्म। जी हां दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ऐलान किया है कि वह देश का नया संविधान लागू होते ही पद से हट जाएंगे। देशवासियों को इनके पद छोड़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको को पद से हटाने की मांग को लेकर लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जब शुरू हुए जब चुनाव में फेवरेट मानी जा रही विपक्ष की नेता चुनाव हार गई और उसके बाद राजधानी मिन्स्क के सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शुक्रवार को कहा है कि मैं अपने लिए नए संविधान का निर्माण नहीं कर रहा हूं। नया संविधान लागू होने के बाद मैं आपके साथ राष्ट्रपति के तौर पर नहीं रहूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस की सत्ता पर पिछले 26 सालों से काबिज हैं। पिछले कुछ महीने पहले चुनाव में उन पर धांधली कर सत्ता पर बने रहने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ जब प्रदर्शन तेज हुए तो उन्होंने बर्बरता से उस आंदोलन को दबाया। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि कनाडा जैसे कई देशों ने लुकाशेंको पर प्रतिबंध भी लगा दिए। उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद उनका ये नया बयान आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आप तक जल्द ही पहुंच सकती है कोरोना वैक्सीन, पीएम मोदी ने लिया जायजा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की रोकथाम के टीके के विकास की समीक्षा के लिए शनिवार को हैदराबाद के भारत बायोटेक कार्यालय पहुंचे। 3 शहरों के अपने दौरे के तहत पीएम का दूसरा दौरा हैदराबाद का है। यहां पर प्रधानमंत्री वायुसेना केंद्र से करीब 20 किलोमीटर दूर जिनोम वैली स्थित भारत बायोटेक की इकाई पहुंचे। यहां पर पीएम का हकीमपेट वायु सेना केंद्र पर उतरने के बाद तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी और स्थानीय कलेक्टर श्वेता मोहंती ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारतीय बायोटेक कोविड-19 की रोकथाम के लिए संभावित टीके कोवैक्सीन का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कर रहा है, जिसका तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिसंबर में 14 दिन बैंक रहे
रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, साल का आखिरी महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। दिसंबर में 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा इस महीने में अन्य त्योहारों के चलते भी बैंक की छुट्टी रहेगी। हम आपको बता दें कि कब और किस कारण से बैंक बंद रहेंगे, ताकि आप अपने हिसाब से अपना काम निपटा सकें। इसके लिए हमने बैंक बंद रहने की तारीखों की सूची इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे देखकर आप अपना शेड्यूल निश्चित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खुदरा महंगाई में मामूली बढ़ोतरी, खाने पीने की चीजों के दामों में आई तेजी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच अक्टूबर 2020 में खुदरा महंगाई में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 5.91% हो गई है, जो सितंबर 2020 में 5.62% पर थी। दरअसल खाने पीने की वस्तुओं के दाम में इजाफा होने के कारण औद्योगिक श्रमिकों की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2020 में सालाना आधार पर औद्योगिक श्रमिकों की खुदरा मुद्रास्फीति 5.91% रही, जो कि अक्टूबर 2019 में 7.62% के स्तर पर थी। वहीं अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.21% हो गई, जो सितंबर में 7.51% थी। एक साल पहले अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति 8.60% थी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अक्टूबर में 1.4 अंक बढ़कर 119.5 अंक पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश भी होने के आसार हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अगले 48 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और नीचे जाएगा। दिल्ली प्रदूषण में इस तरह का सुधार जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन हुई वृद्धि। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन शनिवार को बढ़ोतरी हुई है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से 82 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। वहीं डीजल का भाव भी 72 रुपए लीटर के पार पहुंच गया है। शनिवार को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 24 पैसे जबकि डीजल के दामों में 27 पैसे की बढ़ोतरी की है। इससे 1 लीटर पेट्रोल और डीजल का दाम क्रमशः 82 रुपए 13 पैसे और 72 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों कोरोना काल में तेजी का नया रिकॉर्ड बनाने वाले सोने की चमक नवंबर तक आते आते फीकी पड़ गई है। वहीं कोविड-19 के टीके की पॉजिटिव खबरों से चांदी की रंगत भी उड़ गई है। अगस्त में अपने सर्वोच्च शिखर से सोना 7,425 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। शुक्रवार को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 48,829 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। 7 अगस्त की सुबह सोना 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं चांदी की बात करें तो इस दिन यह 76,008 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी और 27 नवंबर तक आते आते 60,069 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। इस दौरान चांदी के भाव में 15,939 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। LIC की नई पॉलिसी में एक बार निवेश कर जीवन भर हर महीने पाएं पेंशन। जी हां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी लोकप्रिय बीमा पॉलिसी LIC जीवन अक्षय पॉलिसी को बंद कर दिया था, लेकिन कुछ माह पहले ही कंपनी ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। LIC जीवन अक्षय सिंगल प्रीमियम, नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटरी और पर्सनल एन्युटी प्लान है। अर्थात इस बीमा पॉलिसी में ग्राहकों को केवल एक बार एक मुश्त राशि निवेश करने की जरूरत होती है। इसके बाद उन्हें जीवन भर पेंशन मिलती है। LIC जीवन अक्षय पॉलिसी में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। वही न्यूनतम 1 लाख रुपए निवेश कर पॉलिसी शुरू की जा सकती है। इस पॉलिसी में न्यूनतम 1 लाख रुपए के निवेश पर निवेशकों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन प्राप्त होती है। निवेशक जितनी अधिक राशि निवेश करेंगे उतनी ही अधिक राशि उन्हें पेंशन के तौर पर प्राप्त होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जल्द आ रहा है जियो का 4G स्मार्टफोन, 8,000 रुपए से भी कम हो सकती है कीमत। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो जल्दी अपना 4G स्मार्टफोन लाने जा रही है। इसके जरिए कंपनी न सिर्फ अपने 4G फीचर्स फोन यूजर्स को स्मार्टफोन पर माइग्रेट कराने की कोशिश करेगी, बल्कि वोडाफोन और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों को भी 2G यूजर्स खोने का डर रहेगा।
रहेगा। जियो एक्सक्लूसिव फोन को कंपनी चाइनीज ब्रांड वीवो के साथ पार्टनरशिप के जरिए ला सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जियो कनेक्शन के साथ यह लॉक्ड हैंडसेट खरीदने पर ग्राहकों को डिस्काउंट, OTT सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग बेनिफिट्स और वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट जैसी सुविधा भी मिल सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने ET को बताया कि लावा कार्बन जैसी स्थानीय कंपनियां और कुछ चीनी कंपनियों के साथ भी जियो ऐसी पार्टनरशिप कर बातचीत कर रही है। जियो की योजना फोन को 8,000 रुपए या इससे भी कम कीमत पर लाने की है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।